एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और आपने लास्ट क्लासेस भी शायद सारी देख ही ली होंगी। तो आज का फिर से नया सेशन है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं नए सेशन की। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके सीटेट एग्ज़ाम में आता है बहुत ज़्यादा। उपचारात्मक शिक्षण एवं मूल्यांकन, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा ही आपके एग्ज़ाम में आता है, सीटेट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम सबसे पहले मूल्यांकन पढ़ेंगे कि मूल्यांकन क्या है, इवैल्यूएशन क्या होती है। ठीक है, देखिए जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को जो हमने लर्निंग करवानी है, अधिगम करवानी है, उसमें वो कितनी कैपेबल हुआ आपकी लर्निंग में। ठीक है, कि आपने कितना जितना बच्चों को पढ़ाया था, क्या उन बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, या जो आप पढ़ा रहे थे वहाँ बच्चे किस लेवल तक पहुँचे, यानी कि बच्चे की प्रोग्रेस को हमने यहाँ पर, ठीक है, कि हम इवैल्यूएशन में देखेंगे कि बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हुई है, बच्चे की कैपेबिलिटी जो एपेबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, वो कितनी डेवलप हुई हैं, और जो उसकी कमियां थी उन कमियों का हम आंकलन करते हैं। देखिए इवैल्यूएशन में दो तरह की चीज़ें आती हैं, दो टाइप का आता है आपका। एक होता है आंकलन और एक होता है मापन। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं उससे पहले हमें प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिए आप बच्चों को एक चैप्टर पढ़ा रहे हो, उस चैप्टर को जब आप पढ़ा रहे हो ना, पढ़ाते टाइम पूरा जब आप बच्चे को चैप्टर पढ़ा दिया होगा, उस पढ़ाने के बाद लास्ट में जब आप बच्चों से क्वेश्चन करते हो, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी इवैल्यूएशन का काम करता है। इवैल्यूएशन हम दो तरह से भी कर सकते हैं। एक होता है आपका क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि गुणात्मक मूल्यांकन, और एक होता है आपका मात्रात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अब क्वांटिटी यानी कि मात्रा। क्वांटिटी में यानी कि जहां आप क्वांटिटी में मान लीजिए बच्चे से आपने ओरल टेस्ट ले लिया, रिटन टेस्ट ले लिया, जहां आप बच्चे के मार्क्स दे रहे हो। और जो आपका क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक इवैल्यूएशन होता है, वहां आपने कोई रिकॉर्ड था बच्चे का, वो रिकॉर्ड को आपने चेक करा, कोई क्वेश्चनियर बच्चे को दे दिया, टिक लगाने के लिए दे दिया, कोई चेकलिस्ट बच्चे की बनाई आपने, इंटरव्यू बच्चे से ले लिया, या आपने ऑब्जर्वेशन किया। ये आपका इसमें गुणात्मक इवैल्यूएशन में आता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी इवैल्यूएशन में आती हैं, इवैल्यूएशन का पार्ट है, आपके एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। जैसे कि आपका आता है, एक आता है आपका नाम है उसका एंकडोटल, ANECDOTAL, एंकडोटल रिकॉर्ड, RECORD रिकॉर्ड। ये होता है बच्चे का विशिष्ट व्यवहार को दर्शाना। ठीक है, एनेक्डोटल में हम बच्चे के जो स्पेसिफिक बिहेवियर है उस बिहेवियर को दर्शाया जाता है। एक तरह से एक रिकॉर्ड ही होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जहाँ बच्चे का हम रिकॉर्ड का पूरा मतलब रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन किसका, उसके बिहेवियर का, बच्चे के व्यवहार का। एक होता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसमें हम बच्चे के एट द होल की बात करते हैं, एट द होल, यानी कि इसमें हम बच्चे के पूरे जो रिकॉर्ड है बच्चे का, या तो वो पर्सनल से रिलेटेड हो, या उसकी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड हो, या उसके फिजिक्स से रिलेटेड हो, वो सारा रिकॉर्ड हम एंकडोटल ये क्युमुलेटिव रिकॉर्ड में रखते हैं, यानी कि एट द होल। ठीक है, एक होता है आपका पोर्टफोलियो। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है, ये आगे भी करवाऊंगी मैं। पोर्टफोलियो क्या है, सीक्वेंस में एक प्रोग्रेस को जज करना है, प्रोग्रेस। ठीक है, एक रिपोर्ट बनाना बच्चे की प्रोग्रेस की, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, ये था इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। जब हम लास्ट में बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं हम, या तो हम आपका क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं या क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बताई तीन चीज़ें, एक तो आपका एंकडोटल रिकॉर्ड, एक आपका क्युमुलेटिव रिकॉर्ड, और एक आपका पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवैल्यूएशन में दो चीज़ें आपकी मेंशन होती हैं, एक असेसमेंट और एक आपका मेजरमेंट। असेसमेंट क्या होता है कि हम यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। असेसमेंट में ठीक है, हम देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, कि बच्चे को जो हम सिखाना चाह रहे थे कि बच्चे ने वो चीज़ें सही से सीखी या नहीं सीखी। अब जो असेसमेंट है, असेसमेंट में 5 मेन एस्पेक्ट होते हैं, 5 मेन एस्पेक्ट्स। फर्स्ट है आपका उद्देश्यपूर्ण कार्य।
ठीक है। दूसरा है आपका सूचना संग्रहण, सूचना संग्रहण। तीसरा है आपका सूचना विश्लेषण। फिर आपका फोर्थ है सूचना का अर्थ निकालना। ठीक है। फिर है आपका इंस्ट्रक्शन, यानी कि आदेशात्मक या अनुदेशात्मक या निर्देशनात्मक। ठीक है। लास्ट में आता है आपका संबंधित निर्णय। ठीक है। इस तरह से हम जो हमारा असेसमेंट है, आंकलन है, आंकलन के मेन 5 एस्पेक्ट होंगे। इन 5 तरीके से एक प्रोसेस होगा, उस 5 प्रोसेस से हम चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्यपूर्ण हमारा कार्य क्या है। फिर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, सूचनाओं का संग्रहण करेंगे। फिर हम जो सूचनाएं हमने बच्चे को दी थी उनका विश्लेषण करेंगे। ठीक है। फिर उनका कोई मीनिंग निकालना, उनका अर्थ निकलवाएंगे बच्चे से, कोई उनको निर्देश देंगे और लास्ट में जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उसका हम निर्णय लेंगे और लास्ट में हम डिसीजन लेंगे। अब असेसमेंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? करेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो आपने इवैल्यूएशन किया था वो कैसा था, कि बच्चे ने उनमें किस किस तरह से अपनी जो नॉलेज आप बच्चे को देना चाह रहे थे, जो स्किल बच्चे में डेवलप करना चाह रहे थे, जो लर्निंग आप बच्चे को करवाना चाह रहे थे, वो कैसे करी और कितनी करी बच्चे ने। मेनली बच्चे का कॉग्निटिव और इफेक्टिव जो एस्पेक्ट्स होता है आपका, वो इसमें हम ज़्यादा चेक करते हैं। अब इवैल्यूएशन आपके जो असेसमेंट है, असेसमेंट के भी टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ असेसमेंट, सबसे पहले है आपका निर्माणात्मक। अब निर्माणात्मक क्या होता है? इसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। निर्माणात्मक, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये ड्यूरिंग द टीचिंग होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग, यानी कि जब आप टीचिंग करवा रहे हैं बच्चे को तब होता है आपका ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। शॉर्ट टर्म टेस्ट कोई हो गया, यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज़ें करते हैं, जैसे क्विज़, ये इसके एग्जांपल है। कोई शॉर्ट टर्म आपने कोई टॉपिक बच्चे को करवा दिया, कोई टेस्ट आपने बच्चे को ले लिया, यूनिट टेस्ट बच्चे के लिए आपने ले लिया, कोई क्विज़ आपने बच्चे को करवा दी। शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे टाइम के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। टीचिंग के दौरान ही हम जब कोई को करिकुलर एक्टिविटीज अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों के साथ करवाते हैं, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट ही बोलते हैं। यानी कि आपने कोई यूनिट टेस्ट ले लिया, एक चैप्टर पढ़ाया, फिर उसको ख़त्म कर दिया और फिर आपने साथ में उसका एक टेस्ट बच्चों के लिए ले लिया, या फिर आपने क्विज़ करवा दिया, उससे रिलेटेड ही कोई टॉपिक है आपका, उस टॉपिक से रिलेटेड क्विज़ करवा लिया। ठीक है। आजकल तो जैसे एसएसटी के बच्चे का जो सिलेबस है, एसएसटी की जो बुक होती है उसके अकॉर्डिंग ही ना ऐसे पार्लियामेंट बना देते हैं, इलेक्शन बच्चों से करवाते हैं पूरा, मतलब ऐसे कैसे एक सेटअप बना देते हैं स्कूलों में, और बच्चों से वोट डलवाते हैं और बच्चों को खड़ा भी करते हैं इलेक्शन में कि आप इसके अकॉर्डिंग वोट डालो, ये वोट डालो, वोट ऐसे डलेगा। पेपर बैलेट जो मशीन होती है वो मशीन भी रखी जाती है, पूरा मतलब ऐसे सिनेरियो बना दिया जाता है। कोर्ट का सिनेरियो, या कोई पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में कैसे लेटर डालते हैं, लेटर कैसे मिलते हैं, इस तरह का भी कोई एक्टिविटीज़ बच्चे करवा लेते हैं। वो शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द टीचिंग के दौरान ही जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये मैंने सोचा नहीं था मैं टॉपिक करवाऊंगी, बट बीच में ही आ गया तो मैंने सोचा करवा ही देती हूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, अधिगम के लिए आंकलन, के लिए आंकलन, ठीक है। याद रखिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचिंग के दौरान होती है, शॉर्ट टर्म होती है, यूनिट टेस्ट कोई असाइनमेंट ले लिया आपने या फिर आपने क्विज करवा दी, वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। तो यहाँ पर हम बच्चे की लर्निंग के लिए आंकलन करते हैं, यानी कि बच्चे ने कितनी लर्निंग करी है, इसलिए इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला है आपका समेटिव असेसमेंट। समेटिव, अब जगह ही नहीं बची, कहाँ, शायद मैंने लिखा हुआ भी है, हाँ लिखा भी हुआ था, सॉरी। ठीक है। चलिए, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षण के दौरान बच्चों की आपकी प्रोग्रेस को जानना और फिर उसमें सुधार करना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फीडबैक इसमें लेते हैं, कोई क्वेश्चन करवा दिया, कोई असाइनमेंट दे दिया, कोई एक्टिविटी आपने बच्चों के साथ करवा दी। फिर आपका समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट में क्या आता है कि आप एंड ऑफ द टीचिंग करते हो इसको,
एंड ऑफ द टीचिंग, एंड ऑफ द टीचिंग यानी कि निश्चित अवधि के बाद छात्रों को सीखने का कुल आंकलन करवाना। ठीक है, कोई आपने टर्म टेस्ट करवा दिए, हाफ ईयरली टेस्ट ले लिए, एनुअल एग्जाम भी हम इन्हीं के अंदर कंडक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट को ग्रेड और मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ पर अंतिम परिणाम देने के लिए ग्रेड और अंक ज़्यादा पर आधारित होती है, यानी कि यहाँ पर हम बच्चे को ग्रेड और मार्क्स बच्चे को दिए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के जैसे कोई इकाई परीक्षण करवा दिया, अर्धवार्षिक और एनुअल परीक्षाएं आपके इसके अंतर्गत आती हैं। इसे ही बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आंकलन। ठीक है, वहाँ हमने किया था के लिए और यहाँ हम कर रहे हैं का, यानी कि वहाँ जो बच्चों को पढ़ा रहे थे उनके लिए हम असेसमेंट कर रहे थे और यहाँ जो हमने पढ़ा लिया है उसका आंकलन हम यहाँ पर कर रहे हैं, फिर बच्चे को यहाँ पर ग्रेड दे रहे हैं। समेटिव असेसमेंट में बच्चे को हम मार्क्स देते हैं और बच्चे को हम ग्रेड देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है इसमें छात्रों की कमजोरियों को और समस्याओं की पहचान की जाती है, एक विश्लेषण पर आधारित होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है उसकी नींव यहाँ पर रखी जाती है, डायग्नोज बच्चों किया जाता है। अब डायग्नोज किन का करेंगे, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं टीचिंग के दौरान, जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है। कुछ बच्चों की लर्निंग बहुत फास्ट होती है, कुछ बच्चों की लर्निंग बहुत स्लो स्पीड में होती है, कुछ मीडियम बच्चे चलते हैं। तो कहीं कहीं बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कोई बच्चे को रीडिंग से रिलेटेड दिक्कत आ गई, किसी बच्चे को राइटिंग से रिलेटेड दिक्कत आ गई। ठीक है, कोई चीज़ों को समझ नहीं रहा है, तो वो चीज़ें जब आती हैं तब हम बच्चों को डायग्नोज करते हैं। जैसे स्पेलिंग टेस्ट करवा लिया बच्चे का, रीडिंग बच्चे को करवाए ज़्यादा से ज़्यादा, उसका प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं है, तो बार बार रीडिंग करवाएंगे तभी पता चलेगा बच्चे की प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं है। अब है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। ये आपके एग्जाम में इतना नहीं आता है, सिर्फ दो ही आते हैं मेनली, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, लेकिन फिर भी आपको क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट का पता होना चाहिए। कई बार ऑप्शंस में दे देता है। संदर्भ आधारित मूल्यांकन, इसमें क्या होगा, छात्रों का हम मूल्यांकन करेंगे जो उसने पूर्व निर्धारित जो मानक तैयार किए थे हमने, यानी कि पहले के पीके टेस्टिंग के बेस पर ही हम बच्चों का यहाँ पर इवेल्युएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। यहाँ सभी छात्रों को एक ही मापदंड से जांचा जाता है, यानी कि हम सब बच्चों को सेम लेवल पर लेकर चलते हैं और सेम लेवल पर ही उनको जांचते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छे तरीके से जो हमने पहले सिखाया था वो कितना बच्चे को आया, उसका बेस कितना बना। जैसे कि कोई बेस लाइन को टेस्ट दे दिया, कोई आपने एबिलिटी से रिलेटेड कोई बच्चे का एक टेस्ट ले लिया। फिर है नोम रेफरेंस टेस्ट, नोम रेफरेंस्ड असेसमेंट टेस्ट। इसमें छात्रों की तुलना समूह के अन्य बच्चों से करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सब बच्चों को सेम लेवल पर लेकर चल रहे थे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, और नोम रेफरेंस टेस्ट में क्या है कि हम बच्चे का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। यहाँ पर बच्चों को रैंक देते हैं और परसेंटेज देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी कोई सीटेट का एग्जाम हो गया या यूपीएससी का एग्जाम है, यहाँ पर हम नोम रेफरेंस टेस्ट से आपको नंबर मिलते हैं कि 90 अगर आप नंबर लाए तो वो बच्चे का टेस्ट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी से हम अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं उनसे तुलना करते हैं, समूहों से तुलना करते हैं। फिर जितने बच्चे 90% पे आएंगे ना, सिर्फ उन्हीं बच्चों को का टेस्ट क्लियर होगा। अगर 90 से नीचे रहे तो उनका टेस्ट क्लियर नहीं माना जाएगा। जबकि जो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, इसमें क्या होगा कि एक परसेंटेज डिवाइड कर देंगे कि जहाँ जहाँ तक बच्चे पहुँचेंगे उनसे ऊपर वाले बच्चों को ले लेंगे। कोई हमने यहाँ पे कोई नॉर्म्स अप्लाई नहीं करे हैं कि यही होगा तो 90 ही होंगे तो ही हम बच्चों को क्लियर करेंगे, नहीं। अगर यहाँ पे 80% भी आ रहे हैं तो उन बच्चों को भी हम क्लियर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो वहाँ पर आपने बच्चों के को देखने के लिए जो मापदंड लगाए हैं। ठीक है, चलिए आगे है असेसमेंट टूल क्या क्या होंगे, बता भी दिए थे मैंने पहले। राइटिंग टेस्ट होगा, कोई ओरल टेस्ट कर लोगे, प्रोजेक्ट वर्ब, ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। अब निदानात्मक परीक्षण क्या है कि यहाँ पर ये एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चे हैं, बच्चों की कमियों और समस्याओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, और समस्याओं का जो कारण है, रीज़न का भी विश्लेषण किया जाता है ताकि बच्चों को अच्छे से निदान किया जा सके, उपचार किया जा सके बच्चों का। ठीक है, डायग्नोज करने के बाद ही हम अपने उपचारात्मक शिक्षण पर आते हैं। सबसे पहले डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज कैसे करेंगे, हमें इवैल्यूएशन से पता चलेगा कि किस बच्चे में क्या कमी है। सबसे पहले हम बच्चे की इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन पता चली तब हम बच्चे को डायग्नोज करेंगे कि कहाँ कहाँ बच्चा दिक्कत कर रहा है, समस्याएं क्या क्या हैं, कारण क्या है, रीज़न क्या है, और फिर हम उन बच्चों का उपचार करेंगे। ठीक है,
अब उद्देश्य भी क्या हो गया, मान देख लीजिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का, कमजोरियों का पता लगाना, बाधाओं का विश्लेषण करना और समस्या के मूल कारण को समझना। अब प्रोसेस क्या है असेसमेंट का, कोई टेस्ट ले लोगे, कोई भी टेस्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया, कोई ऑब्जर्वेशन हो गई, समस्याओं का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो बच्चा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा उसके बिहाफ पर, फिर आप उनको एनालाइज करोगे, आप त्रुटियों को जानोगे, कारणों को पहचानोगे, फिर आप उसकी समस्या का निदान करोगे। हिंदी भाषा में निदानात्मक शिक्षण बहुत सारे हो सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं बच्चे के सामने आई। सबसे पहले पठन, रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड ज़्यादातर बच्चों में कमियां पाई जाती हैं, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग प्राइमरी लेवल की बात करें, वहाँ पर बच्चों को हम पढ़ाते हैं भी और राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते, कुछ बच्चे लिखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो जहाँ जिस चीज़ में वो थोड़ा सा बैक हो रही हैं तो वहाँ दिक्कत आएगी। ऑब्वियस है, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा मीन्स वहाँ पर फिर उसकी स्लो स्पीड होगी, कोई प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी, उच्चारण गलत कर रहा होगा बच्चा। अगर लिखने में बच्चा दिक्कत कर रहा है तो मीन्स कि बहुत सारी वो अशुद्धियाँ कर रहा होगा, उसके सेंटेंस अच्छे से नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। व्याकरण से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं कि बच्चे को पता ही नहीं है कि कहाँ लिंग वचन और कहाँ हमें जो काल है, काल से रिलेटेड कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आ रही है, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है। तो ये इस तरह की जो त्रुटियाँ होती हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम बच्चे का निकलवाते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, फिर उनका हम उपचार करते हैं, फिर उनके लिए हम एक रेमेडियल टीचिंग को अपनाते हैं, ठीक है। अब रेमेडियल टीचिंग, अब डायग्नोज के बाद आती है आपकी रेमेडियल टीचिंग, निदानात्मक परीक्षण। अब निदानात्मक परीक्षण के बाद बच्चों को कमियों को दूर करने के लिए एक विशेष शिक्षण दिया जाता है। अगर आपने बच्चों को डायग्नोज कर दिया, पहले इवेल्युएशन किया, एक प्रोसेस को फॉलो किया, फिर आपने बच्चों को डायग्नोज किया, डायग्नोज में फिर अगर कोई कमियां दूर कर रही हैं, आपने कोई कमियां दूर करने के लिए फिर आपने उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जहां बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देते हो, ठीक है। उसे ही बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। एक विशेष जो तरह की जो टीचिंग बच्चे को दी जाती है, शिक्षण बच्चे को करवाया जाता है, चाहे वो किस किस तरह से हो, ठीक है। छात्रों की शैक्षिक कमियों को दूर करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नियमित कक्षा में शिक्षण के साथ तालमेल बिठाना। अब देखना, जब आपके टाइम में हो गया, हमारे भी टाइम में थे हम, क्या होता था कि टीचर ग्रुप्स बना देती थी, छोटे छोटे से ग्रुप्स, जैसे कि 3-3 बच्चों के ग्रुप हो गए, 4-4 बच्चों के ग्रुप हो गए। उसमें एक बच्चे को, इंटेलिजेंट बच्चे को 3 से 4 बच्चों के साथ टीचर जोड़ देती थी। वो बोलती थी कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये इन 4 या 5 बच्चों को देखेगा। अब वो जो इंटेलिजेंट बच्चा होता था वो क्या करता था, वो उन बच्चों की प्रैक्टिस करवाता था। टीचर बोलती थी इनकी प्रैक्टिस कराओ, जिस बच्चे की जिसमें कमी लगती थी वहाँ उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती थी। अब ये क्या है, ये स्पेशल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग बच्चों को दी जाती थी कि टीचर ने इवेल्युएशन कर लिया, उनको डायग्नोज भी कर दिया, लेकिन फिर भी कमियाँ रह गई हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए टीचर क्या कर रही है, उपचारात्मक शिक्षण वहाँ पर अपना रही है और नियमित रेगुलर क्लासेज में ही करवा रही है। वो या तो सुबह करवा दिया, या फिर बीच में करवा लिया, या फिर लास्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को दे दिया। और जो उपचारात्मक शिक्षण आपका रेमेडियल टीचिंग है, इसका एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। सबसे पहले हम पहचान करेंगे, फिर एक प्लानिंग बनाएंगे, योजना बनाएंगे, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, विशेष शिक्षण देंगे, और फिर हम उसका दोबारा से फिर से इवेल्युएशन करेंगे कि बच्चों ने वो जो कमियां थी वो दूर हुई या नहीं हुई। अब जैसे ये बच्चे हैं 4 या 5 बच्चे, अब एक बच्चा इन सबको अपना प्रैक्टिस करवा रहा है, तो टीचर ऑब्जर्व करेगी या टीचर उस बच्चे का टेस्ट लेगी इन सबका कि जिस बच्चे से वो बच्चों को पढ़वा रही थी, उन बच्चों ने कितना उस बच्चे को करवाया और कितना ज़्यादा वो अच्छे से सीख पाए। तो री इवेल्युएशन दोबारा से फिर से होता है, ठीक है। हिंदी भाषा में उपचारात्मक शिक्षण, पठन कौशल, रीडिंग से रिलेटेड धीरे धीरे बच्चे पढ़ने का अभ्यास करवाना चाहिए, सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करवाना चाहिए। ऐसे राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप करेंगे, बच्चों की स्पेलिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग का बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, सुलेख अच्छा लिखवाएंगे, सुंदर लिखवाएंगे, सुंदर लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। व्याकरण से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को त्रुटियां कर रहा है बच्चा, उन पर स्पेशल ध्यान देंगे, खेल खेल में व्याकरण करवाएंगे, क्विज करवा देंगे, कुछ भी, ठीक है। अब ये देखिए, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या डिफरेंस है, मेनली डिफरेंस क्या है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। निदान में हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करते हैं। उपचार में क्या करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। निदानात्मक पहला चरण है और निदानात्मक के बाद दूसरा चरण आता है आपका उपचारात्मक का। निदानात्मक के मूल्यांकन और विश्लेषण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन के बाद हम निदान करते हैं। और जो उपचारात्मक है, इसमें विशेष टीचिंग और प्रैक्टिस पर जोर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है निदानात्मक का कि छात्रों को पढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही है, यह कारण जानना है, ठीक है। अब उपचारात्मक में क्या करेंगे, हम
जो कठिनाई हमें पता चली उसको धीरे धीरे पढ़ाने का अभ्यास करेंगे और उन कमियों को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आता है आपका अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य यह अनुमान लगाना है कि जो टीचिंग का जो हम बच्चों को करवा रहे थे, जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, जो बच्चों को क्लासरूम में हम पढ़ा रहे थे, उन बच्चों ने क्या सीखा और बच्चों में जो स्किल्स हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो स्किल कितनी बच्चे में डेवलप हो पाई। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण में मेनली हम उद्देश्यों का अनुमान लगाते हैं, मेनली उद्देश्यों पर हम फोकस करते हैं। इस वर्ड को अचीवमेंट टेस्ट में आप मेनली देखोगे तो उद्देश्य पर ही ज़्यादा हम फोकस करते हैं। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट में उद्देश्य, जैसे अलग अलग तरह से हमने अब किया उपचारात्मक शिक्षण, उसमें हम समस्याओं का समाधान करते हैं। निदानात्मक शिक्षण में क्या करेंगे, हम उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, और अचीवमेंट टेस्ट में क्या करेंगे, हम उद्देश्य देखेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा, जो हमारा मेन उद्देश्य था, उद्देश्य पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो छोटे छोटे से की टर्म्स हैं, इनको आप कॉपी में लिख कर रखा कीजिए, यही नोट्स बनते हैं, ऐसे ही नोट्स बनते हैं। अचीवमेंट टेस्ट में हम उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, अनुमान लगाना कि जो शैक्षणिक कार्यक्रम से विद्यार्थियों ने क्या सीखा है और भाषा के कौशल को बच्चा कितना सीख पाया। अब जैसे पूछ ले, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक बीच में अंतर क्या है। ऑप्शन में दे दे आपको उद्देश्यों का, दूसरा दे दे प्रकृति का, तीसरा ऑप्शन दे दे आपको स्तर की कठिनाई का, और फोर्थ दे दे इनमें से कोई नहीं। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ऑब्वियस है उद्देश्यों का, है ना, उद्देश्यों का डिफरेंस है दोनों में, प्रकृति का नहीं, उद्देश्यों का, ना स्तर की कठिनाई का। कठिनाई तो हम कहाँ देखेंगे बच्चों की, उपचारात्मक शिक्षण में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब है एक क्लोज टेस्ट और पोर्टफोलियो। क्लोज टेस्ट भी एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्लोज टेस्ट क्या होता है। क्लोज टेस्ट एक भाषा शिक्षण में एक इवेल्युएशन की टेक्निक है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को एक पैराग्राफ दे देते हैं और उस पैराग्राफ में से कुछ कुछ शब्दों को हटा देते हैं। जैसे पूरा पैराग्राफ लिखा, उसमें से बीच बीच में हम डैश दे देते हैं और कुछ कुछ वर्ड्स को हटा देते हैं। वो वर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन, वो आपके प्रेपोजिशन से रिलेटेड हो सकते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड वो वर्ड्स वहाँ से हम गायब कर सकते हैं, वर्ब से रिलेटेड गायब कर सकते हैं। तो वहाँ पर बच्चों को फिल करने होते हैं, उन स्थानों को भरना होता है, उसे ही क्लोज टेस्ट बोलते हैं। मेनली क्लोज टेस्ट का हमारा मेन उद्देश्य क्या है, एक तो भाषा के शब्द को, भाषा की समझ को मापना कि बच्चे का वर्ड वोकैब कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बना है, ग्रामर कितनी बच्चे को आने लगी है, समझ कितनी बच्चे की विकसित हुई है, बच्चे में तार्किक सोच को विकसित करना कि रिक्त स्थान जब भरेगा बच्चा, फिलअप भरेगा तो छात्र किस किस तरह से आंसर देंगे तो वो सोचेंगे, रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी बच्चे की, तर्क करने की शक्ति बच्चे की बढ़ेगी और टीचिंग में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सारे की जो चारों स्किल हैं, चारों स्किल को डेवलप करने में बच्चे में हेल्प करता है। अब क्लोज टेस्ट भी दो तरह का हो सकता है, एक होता है यांत्रिक क्लोज टेस्ट, जहाँ पर हम हर निश्चित अंतराल में 5वें या 7वें शब्द को हटा देते हैं। एक होता है वैचारिक क्लोज टेस्ट, जिसमें केवल महत्वपूर्ण शब्द जैसे कि संज्ञा, क्रिया, विशेषण, इनको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लोज टेस्ट। अब एक पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया था कि पोर्टफोलियो क्या है, जहां हम बच्चे की सारी पोर्टफोलियो में ठीक है, पोर्टफोलियो में हम मेनली बच्चे की सीक्वेंस में एक प्रोग्रेस को देखते हैं कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस करी है। ये एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, निश्चित अवधि के लिए। ठीक है, और उसके द्वारा एक कर्मिक प्रगति को दर्शाता है कि बच्चे की एक सीक्वेंस में प्रोग्रेस कितनी हुई है। यहाँ पर मेनली बच्चे का जो काम है, वर्क है, जो उस वर्क का जो हमारा उद्देश्य था वो कितना पूरा हुआ, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। पोर्टफोलियो में जो बच्चे हैं, बच्चों का जो लिखित कार्य है, उसके जो मान लीजिए बच्चे ने कुछ लिखा है, उसके नमूने, कोई कार्य बच्चे ने, कोई कला बनाई है, कोई आर्ट बनाई है बच्चे ने, कोई आत्म आंकलन किया है, उस सारे के सारे जितना भी हमारा जो वो मटेरियल्स हैं उनको सबको संकलित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उन इकट्ठा करके उनका एक उद्देश्य हम मापते हैं और उस उद्देश्य से देखते हैं कि बच्चों ने कितनी प्रोग्रेस करी है।
ठीक है। यानी कि छात्रों की मेनली अगर पॉइंट की पॉइंट नोट करो तो सिर्फ इतना ही है कि बच्चे की एक कर्मिक सीक्वेंस की प्रोग्रेस देखते हैं, पर्सनल प्रोग्रेस बच्चे की देखते हैं, सीक्वेंस में चलेंगे हमेशा इसमें, और एक निश्चित अवधि तक यह किया जाता है। यही होता है आपका पोर्टफोलियो। चलिए अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, बड़ा टाइम लग रहा था बनाने में, तो मैं ऐसे ही आपको करवा रही हूँ बिना स्लाइड के ही। मेजरमेंट, मेजरमेंट मापन। अब मापन क्या है? मापन यानी कि मेज़र करना मूल्यांकन का पार्ट है कि हम किस किस तरह से बच्चे ने जो टेस्ट करवाए थे उनको मेज़र करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, सबसे पहले तो लेवल ऑफ मेजरमेंट, कि लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है ये एस स्टीवेंस ने दिए थे। स्टीवेंस ने दिए थे। सबसे पहले है आपका मेजरमेंट में, फर्स्ट है नॉमिनल मेजरमेंट। नॉमिनल मेजरमेंट, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम किसी व्यक्ति, घटना या अंक के शब्दों के आधार पर मापन करते हैं। ठीक है, यानी कि मेनली इसमें क्या होता है कि नाम के आधार पर हम बच्चे का मेजरमेंट करते हैं, कोई पर्टिकुलर नेम के बारे में बच्चे का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और इसे सबसे लोएस्ट पैमाना माना गया है, लोएस्ट पैमाना मेजरमेंट का। नाम के तरीके से देखते हैं कि कोई व्यक्ति का नाम क्या है, घटना क्या है, और उसके अंक शब्दों के आधार पर ही हम मापन करते हैं। पर्टिकुलर किसी नाम के बारे में जब हम मेजरमेंट करते हैं उसे बोलते हैं नॉमिनल मेजरमेंट। फिर सेकंड है आपका ऑर्डिनल मेजरमेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डिनल मेजरमेंट में हम बच्चे को रैंक देते हैं। रैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कि बच्चा रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और रेस में फिर हम क्या कहेंगे, बच्चे की पोजीशन कौन सी आई है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ठीक है, और इस तरह से हम बच्चे को ऑर्डर में रैंक देंगे। जहां हम रैंक देते हैं उसे बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट, यानी कि सीक्वेंस ऑर्डर में रैंक देते हैं, सीक्वेंस में, यानी कि कार्मिक एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में जब बच्चे को हम रैंक देते हैं। फिर है आपका थर्ड है इंटरवल स्केल। यहां पर निश्चित समय अंतराल में मापा जाता है, निश्चित समय अंतराल में मापा जाता है। ठीक है, इंटरवल स्केल में, यानी कि हम क्या करते हैं, एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि हमने बच्चे को मेज़र करना है। हो सकता है हम बच्चे को 5 दिन बाद मेज़र कर रहे हैं, 6 दिन बाद मेज़र कर रहे हैं, फिर 7 दिन बाद मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, एक निश्चित समय पर एक निश्चित अंतराल में बच्चे को मेज़र कर रहे हैं। एक टाइम बाउंड हमने कर दिया कि हम 5 दिन बाद देखेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे, हम वीकली टेस्ट लेंगे, सिर्फ 7 दिन बाद ही टेस्ट लेंगे। ठीक है, इस तरह से। फोर्थ है फिर आपका रेशियो मेजरमेंट। अनुपात मापन बोलते हैं हिंदी में इसको, अनुपात। ये जितने भी हमने ऊपर वाले आपके मेजरमेंट करे, जैसे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, ये इन सब का ही मिक्स मैच होता है। मिक्स मैच, सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, सिर्फ ओनली जीरो को छोड़कर, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, जीरो भी इसमें इंक्लूड होती है, जीरो भी इसमें इंक्लूड होती है। सारी चीज़ें तो आएंगी, ऑर्डर भी आएगा, नेम भी आएगा, सीक्वेंस भी आएगी, और साथ में जीरो भी इसमें आएगी, जीरो भी इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं रेशियो मेजरमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो हमने ये मेजरमेंट किया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो केवल शिक्षा के क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है, थोड़ा सा नैरो है ये,
संकुचित अवधारणा है इसकी कि केवल जहाँ हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वहाँ पर ही हम इन स्केल को मेज़र करते हैं। बच्चे का यहाँ पर हम मेनली कॉग्निटिव एस्पेक्ट को बच्चे को देखते हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष कितना बच्चे का विकसित हुआ है। बुद्धि को भी मापा जाता है, बच्चे की इंटेलिजेंसी को भी यहाँ पर मापा जाता है। बच्चे को यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं, अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आज का इतना ही था सेशन हमारा। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या क्या टॉपिक करवाए और आई होप अच्छा समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है आपको टॉपिक बहुत अच्छे से करवाने की, क्लियर करवाने की। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आते हैं। अगर आपको नोट्स ही बनाना है तो आप की पॉइंट्स को ही नोट करिए। जैसे मैंने बोला आपको कि आपका रेशियो मेजरमेंट में तीनों ही मेजरमेंट आएंगे आपके, नॉमिनल, ऑर्डर, मिक्स मैच है और जीरो भी साथ में इंक्लूड होती है। ठीक है, और इंटरवल में एक निश्चित अनुपात में बच्चों को जब मापा जाता है। ऑर्डिनल में हम ऑर्डर देते हैं, रैंक देते हैं, बच्चे को सीक्वेंस पे बात करते हैं। और नॉमिनल में हम क्या करते हैं, बच्चे के नेम से बच्चे को जब हम मानते हैं, नाम देते हैं किसी घटना को, व्यक्ति को, या शब्दों के आधार पर जब बच्चों को मापते हैं। सबसे लोवेस्ट पैमाना कौन सा है, नॉमिनल ऑर्डर को सबसे लोवेस्ट पैमाना माना जाता है। ठीक है, तो चलिए ये था आज का सेशन। मिलते हैं कल अगले सेशन में फिर से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए आप सभी। बाय बाय, टेक केयर।